हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के सेशन में। यहाँ पर हम कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक असिस्टेंट मैनेजर के मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट नंबर 2 का पार्ट बी है। पार्ट 1 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हम इस मॉक टेस्ट को जो है आपका कंप्लीट डिस्कशन के साथ लेके चल रहे हैं, ताकि आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम जो आपकी बैंकिंग टर्म्स है, जो कि आपकी क्वेश्चंस में पूछी जा रही हैं, वो सभी क्लियर हो सके। तो उन सभी को लेके यहाँ चल रहे हैं। अगर आपको पैटर्न अच्छा नहीं लग रहा है या आप दूसरे किसी पैटर्न में चाहते हो मॉक टेस्ट, ओनली क्वेश्चन चाहते हो, डिस्कशन नहीं चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो ब्रिटिश सेक्शन में जाके आप उन्हें देख सकते हो। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो आप तक रेगुलरली पहुंचते रहे। डेली बेसिस पर करंट अफेयर और वंडरलैंड के सेशन में भी जरूर जुड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर था, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो आपका एनएनपी है, आईआर है और जो आपका जीएनपी है, तो सभी हमने, और साथ ही में हमने मॉरिटोरियम था पिछली वीडियो में। और बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमने यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रैवनकोर को यहाँ पर डिस्कस किया था, जो कि आपको मैंने बताया था कि यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रैवनकोर आपकी कहाँ पर पड़ती है। 1937 में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा, आपको सब कुछ यहाँ पर पिछली वीडियो में डिस्कस किया गया। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपके जो क्वेश्चन नंबर 9 है, पूछा गया है कि द हाइएस्ट रेलवे ब्रिज इज बुल्ट अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। जो भारत का भारत का नहीं, ये पूरे विश्व का आपका हाईएस्ट होगा, सबसे ऊंचा हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो है आपका कौन सी नदी पर बना है। और ये आपका रेलवे ब्रिज है। अभी तक कंप्लीट इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा और ये आने वाले समय में जो है विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल आपका बन जाएगा। तो आपको बताना है ये किस नदी पर बन रहा है, झेलम पर, चिनाब पर, ब्यास नदी पर या रावी नदी पर। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी चिनाब नदी पर। द चिनाब ब्रिज, इसे चिनाब ब्रिज के नाम से जाना जाएगा। और द चिनाब ब्रिज एन इंडियन रेलवे स्टील एंड कंक्रीट अर्क ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन बिटवीन बकाल एंड कौरी, यानी बकाल एंड कौरी के बीच में। ये जम्मू कश्मीर में आपका मेनली पड़ता है, इंडिया के जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट के बकाल और कौरी इन द रांची डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन इंडिया। When completed, the bridge will span the Chenab River at the height of 359 मीटर, यानी 1178 फीट की ऊंचाई पर ये above the declared completed allowing above the river, making it the world's highest rail bridge। तो ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज बन जाएगा अगर ये कंप्लीट हो जाता है। तो कंप्लीट होने के बाद जो है ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज बन जाएगा। तो आपको याद रखना है चिनाब नदी पर है। और इन नवंबर 27 द बेस सपोर्ट्स वर डिक्लेयर्ड कंप्लीटेड अलाउइंग फॉर द स्टार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मेन अर्क। तो 2070 में जो है इसका 80% काम जो है इसका काम पूरा हो चुका था। अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। बात करते हैं कब तक ये कंप्लीट होता है। 83% जो डेवलपमेंट वर्क है इसका, ये आपका जो 2090 में आपका कंप्लीट हो चुका। और बात की जा रही है कि मार्च 21 तक जो है आपका वर्क में आ जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको याद रखना है ये नॉर्दर्न रेलवे ऑफिशियल टोल फाइनेंशियल एक्सप्रेस, ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट है यहाँ पर। आउटलाइन दैट करंटली द अर्क इरेक्शन ऑफ द चिनाब ब्रिज is in progress. So far 83% of the development work has been completed। तो ये आपकी 2019 की रिपोर्ट थी। 2019 में 83% जो है आपका इस चिनाब ब्रिज का काम पूरा हो चुका था, और आशा की जा रही है कि जो मार्च 2021 तक जो है ये कार्य कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको सिंपली याद रखना है चिनाब नदी के बारे में। चिनाब नदी पर ही दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बनने वाला है, रेलवे ब्रिज। तो आपको ये याद रखना है। और जो आपका किसके बीच में स्थित है, आपका बकाल और कौरी के बीच में स्थित है ये रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर को भी आपको याद रखना है। और साथ ही में इसकी हाइट याद रखनी है कितनी, 359 मीटर, यानी 1178 फीट की ऊंचाई पर बनेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 हमारा। पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द फादर ऑफ अमेरिकन फुटबॉल। तो अमेरिकन फुटबॉल के पिता के नाम से, यानी जनक के नाम से किसे जाना जाता है। बॉब कॉसी को, वॉटर कैंप को, जेम्स कॉर्बेट को या चार्ल्स बी ब्राउन को। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी वाटर कैंप को। वाटर कैंप को जो है आपका वाटर सी कैंप इनका पूरा नाम है, जो आपके फादर ऑफ अमेरिकन फुटबॉल कहलाए जाते हैं। तो याद रखना आपको ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। और बात करें आपके वाटर सी कैंप के बारे में, वाटर सी कैंप यानी वाल्टर चाउसी कैंप इनका पूरा नाम है, वाल्टर चाउसी कैंप। तो वाल्टर चाउसी कैंप जो है आपका अप्रैल 7, 1859 से मार्च
1955 तक रहे, वाज एन अमेरिकन फुटबॉल प्लेयर, कोच, स्पोर्ट्स राइटर, नोन एज द फादर ऑफ अमेरिकन फुटबॉल. अमंग अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ इन्वेंशंस ही क्रिएटेड अ स्पोर्ट्स लाइन इन स्क्रीमिंग एंड द सिस्टम ऑफ डाउन्स. तो इनके द्वारा काफ़ी योगदान दिया गया है फुटबॉल के क्षेत्र में, तो इन्हें फादर ऑफ अमेरिकन फुटबॉल के नाम से जाना जाता है. तो आपको याद रखना है ये अमेरिकन थे, और इनका नाम आपको मेनली याद रखना है वॉल्टर चौसी कैंप. यहाँ पर आपका वाटर नहीं वॉल्टर कैंप होगा. ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है. वॉल्टर कैंप जो है आपके ये अमेरिकन फुटबॉल के जनक के रूप में जाने जाते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11. पूछा गया कि व्हाट इज द आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर विच यूनियन बजट ऑफ इंडिया ऑल्सो रेफर्ड एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो आपको यहाँ पर भी ये स्टेटमेंट दी गई है कि उस आर्टिकल का आपको नाम बताना है जिसके तहत यूनियन बजट ऑफ इंडिया को जो है आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहा जाता है. आर्टिकल 144, आर्टिकल 112, आर्टिकल 121, आर्टिकल 224. तो इसके बारे में हम बात करते हैं. जो आपका आर्टिकल यूनियन बजट ऑफ इंडिया ऑल्सो रेफर्ड एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द आर्टिकल 111 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इट इज़ एनुअल बजट फॉर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ द स्टेट्स. तो यहाँ से आपकी स्टेटमेंट से आपका आंसर क्लियर हो जाता है. जो यूनियन बजट ऑफ इंडिया है आपका एज रेफर्ड किया जाता है एज अ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर द आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या बन जाता है? ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 112. तो बात करें द गवर्नमेंट प्रेजेंट्स इट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ February so that before the beginning of new financial year in April until 2016 it was presented on the last working day of February by in Parliament. तो 2016 के पहले जो का यूनियन बजट फरवरी के लास्ट डेज में यानी 1 मार्च से आपका इम्प्लीमेंट कर दिया जाता था, लेकिन अब आपका ये 1 अप्रैल से वर्क में आता है. फाइनेंशियल ईयर आपका 1 अप्रैल से ही वर्क में आता है. तो आपको याद रखना है ये आपका फर्स्ट डे ऑफ फरवरी में ये प्रेजेंट किया जाता है और मटेरियलाइज बिफोर द बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. तो फाइनेंशियल ईयर इंडिया का स्टार्ट होता है आपको याद रखना 1 अप्रैल से, ताकि 1 अप्रैल से जो है ये कार्य में लाया जा सके. इसीलिए 1 डे ऑफ फरवरी से ये आपका प्रेजेंट करना शुरू कर दिया जाता है. तो बजट विच इज प्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ द फाइनेंस बिल एंड अप्रोप्रिएशन बिल हैज़ टू बी पास्ड बाय लोकसभा. तो जो आपका बजट है जो पेश किया जाता है लोकसभा में, तो लोकसभा के द्वारा पास होना ज़रूरी है. इट कैन केम इनटू इफेक्ट ऑन April 1 ऑफ द स्टार्ट ऑफ इंडियाज़ फाइनेंशियल ईयर. तो इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है. तो ये आपका इफेक्ट में आता है कब से? February 1 ऑफ द फरवरी से ये प्रेजेंट करना शुरू किया जाता है, लोकसभा में पास होता है और 1 अप्रैल से ये आपका कार्य क्षेत्र में लाया जाता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की. पूछा गया कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ रेट ऑफ 2020-21 साइटेड इन यूनियन बजट 2020. तो आपको बताना है कि यूनियन बजट 2020-21 में जो है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ रेट क्या रहा है. यूनियन बजट आया है, आपको बजट ध्यान से पढ़ना है. अगर आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, चाहे वो हिमाचल प्रदेश का हो चाहे आपका यूनियन बजट हो. तो आपको ध्यान से पढ़ना है. यहाँ पर बजट से ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं. तो आपको बताना है 2020-21 के यूनियन बजट से जो है आपका जो जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी ग्रोथ रेट रही है वो क्या रही है? 6.7%, 7%, 10% या फिर आपका 11.3%. तो ये जो आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट आपकी साइट की गई थी यूनियन बजट 2020 में, तो ये की गई थी 10%. 10% बात करें स्पीकिंग एट द सेशन सीतारमन साइड, ये आपकी स्टेटमेंट ली गई है यूनियन बजट जो आपके यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन की. वी हैव एस्टिमेटेड नॉमिनल ग्रोथ ऑफ जीडीपी फॉर द ईयर ऑफ 2020-21 on the trends available at 10%. The nominal GDP growth rate of a country refers to a rate at which the nominal gross domestic प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री इंक्रीजिंग. तो जिस दर पर जो आपका जो नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपका कंट्री का इंक्रीज करता है, तो उसी के हिसाब से जो है आपकी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो तय की जाती है. तो 2020-21 के लिए आपकी तय क्या की गई थी? ये 10% की गई थी. ये यूनियन बजट में बताया गया था. अब आपके कोविड-19 के चलते आगे चल के हमें कंप्लीट डाटा पता चलेगा कि किस प्रकार की हमारी जीडीपी ग्रोथ रही है. आपको फिलहाल यही याद रखना है कि 2020-21 में जो है यूनियन बजट में जो आपकी एस्टिमेटेड थी यानी जो नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक ग्रोथ रेट बताई गई थी ये 10% बताई गई थी निर्मला सीतारमण जी के द्वारा.
नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। पूछा गया कि हु हैज़ प्रेजेंटेड द 19th यूनियन बजट ऑफ इंडिया फॉर 2020-21। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। सभी को पता है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो आपका 2020-21 का बजट पेश किया गया। तो यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो आपका ये 19th यूनिट बजट था, यानी आपका 19th नंबर का यूनियन बजट था जिसे पेश किया है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हमारी। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया कि व्हाट इज द ओवरऑल थीम ऑफ द 19th यूनियन बजट फॉर 2020-21। तो आपको बताना कि ओवरऑल थीम क्या थी यूनियन बजट 2020-21 की। गुड गवर्नेंस इन फाइनेंशियल सेक्टर, ईज ऑफ लिविंग, सिंप्लीफाइड टैक्सेशन या नन ऑफ दिस। तो इन थीम्स के बारे में हम पहले जान लेते हैं, क्योंकि एक आपकी ओवरऑल थीम वर्क करती है, उसके अंदर जो आपकी प्रोमिनेंट थीम्स भी वर्क करती है। यूनियन बजट जब आपका डिस्क्राइब किया गया तो प्रोमिनेंट थीम्स के बारे में बताया गया, तो आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं, द यूनियन बजट हैज़ बीन स्ट्रक्चर्ड ऑन द ओवरऑल थीम ऑफ ईज ऑफ लिविंग। तो ओवरऑल थीम जो थी यूनियन बजट को स्ट्रक्चर करने की, तो वो रही है आपकी ईज ऑफ लिविंग। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ओवरऑल थीम आपको याद रखना है, लेकिन आपको यहाँ पर प्रोमिनेंट थीम से आपको आपका यहाँ पर डाउट क्लियर करना है कि प्रोमिनेंट थीम्स अलग चीज़ है और ओवरऑल थीम जो आपकी ईज ऑफ लिविंग ये इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से जो है तैयार किया गया है। अब बात करें यूज द बजट इज़ वोवन अराउंड द 3 प्रोमिनेंट थीम्स। तो आपकी 3 प्रोमिनेंट थीम्स भी रही थी बजट को बनाने में। ये रही है आपकी, पहली है एस्पिरेशनल इंडिया, दूसरी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और तीसरी है केयरिंग सोसाइटी। तो ये आपकी 3 जो है एस्पिरेशनल इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड केयरिंग सोसाइटी, तो ये आपकी 3 प्रोमिनेंट थीम्स रही थी। तो आपको याद रखना है ओवरऑल थीम के बारे में, ईज ऑफ लिविंग, प्रोमिनेंट थीम्स के बारे में, और इन तीनों के नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो इसकी डेफिनेशंस यहाँ पर आपकी कंप्लीट दिया गया है। इन विच ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी सीक बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विद एक्सेस ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड बेटर जॉब्स, एस्पिरेशनल इंडिया की के तहत। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, फॉर ऑल इंडिकेटेड द प्राइम मिनिस्टर एक्सोरेशन ऑफ द लोकसा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए नारा दिया गया है। और केयरिंग सोसाइटी दैट इज बोथ ह्यूमन एंड द कंपनशिएट वेयर अंत्योदय इज एन आर्टिकल ऑफ फेथ। तो ये सभी 3 आपकी प्रोमिनेंट थीम्स आपको याद रखनी है और ईज ऑफ लिविंग ओवरऑल थीम थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया कि विच ट्रांसपोर्टेशन विल बी सेटअप बाय इंडियन रेलवे टू मेक द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेरिशेबल गुड्स, मिल्क, मीट, फिश एटसेट्रा फास्ट। आपको क्वेश्चन को समझना है। विच ट्रांसपोर्टेशन विल बी सेटअप बाय द इंडियन रेलवेज टू मेक द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेरिशेबल गुड्स फास्ट। तो आपको मीट, फिश और जो आपका मिल्क है, इनके ट्रांसपोर्टेशन को इन गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन को फास्ट करने के लिए जो है आपका इंडियन रेलवे द्वारा जो है कौन सी आपकी ये योजना शुरू की गई, आपको बताना है कौन सा ट्रांसपोर्टेशन शुरू किया गया है। किसान परिवहन, किसान रेल, किसान ट्रेन या किसान कैरेज। तो आपको इसका नाम पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 जो आपका किसान रेल है। किसान रेल की बात करें तो बुल्ट स्कीम नेशनल कोल्ड सप्लाई चेन फॉर पेरिशेबल्स। पेरिशेबल्स क्या होते हैं आपके, जो आपके ये डेली नीड्स की थिंग्स होती हैं, जैसे कि आपकी मिल्क हो गया, मीट, फिश, ये जो आपकी डेली बेसिस पर यूज़ में होती हैं आपकी पेरिशेबल इन द सेंस की जो आपकी कोल्ड सप्लाई, जिन्हें अगर आप एक समय पे यूज़ नहीं करते हो तो आपका क्विक यूज़ वाली, जैसे कि आपकी क्विक यूज़ में आती हैं ये, अगर कुछ चलते समय तक आप इन्हें यूज़ नहीं करते हो तो ये ख़राब हो जाती है। तो इंडियन रेलवे के द्वारा जो है एक इनके फास्ट डिलीवरी के लिए, फास्ट ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसान रेल आपका ये ट्रांसपोर्टेशन लॉन्च किया गया है। निर्मला सीतारमण सैड फाइल प्रेजेंटिंग हर बजट इन Feb 2020। तो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ही इसका जिक्र किया गया है किसान रेल का। तो आपको याद रखना है आपका पेरिशेबल गुड्स जो है आपके मिल्क, मीट, फिश के फास्ट ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है आपकी किसान रेल ये ट्रांसपोर्टेशन लॉन्च किया गया है इंडियन रेलवे के द्वारा। तो आपको ये याद रखना है। तो ये थे हमारे मॉक टेस्ट नंबर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपके लिए बेनिफिशियल होंगे और वीडियो को आपने ध्यान से देखा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट आपका मॉक टेस्ट जल्द ही आएगा, तो जुड़े रहिए नॉलेज द एम्बिशन के साथ। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये पैटर्न आपका सही है कि हम सभी बैंकिंग टर्म्स को यहाँ पर डिस्कस करें या नहीं करें। अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन ही चाहते हो तो मैं आपको क्वेश्चन भी बता सकता हूँ। अगर आप फुल एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो मैं कंप्लीट आपका क्वेश्चंस की जो टर्म्स पूछी गई है बैंकिंग की उन्हें भी यहाँ पर डिस्क्राइब कर दूंगा। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।